है ना एक्स्ट्रा, वो नहीं दे पाया वो, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको फिर वो देनी तो पड़ेगी वो, फिर आपकी ना उसकी किस्तें वगैरह बन जाती हैं के आसपास। 10 बजे मैं अंदर जाता हूँ, तो क्या है ना लेवल्स हैं इसके अंदर, तो लेवल 1 पार करके लेवल 2 में गया। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूँ आपका कनेडियन दोस्त अंकित। दोस्त, हमने ना इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने ना कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात की है, लेकिन अभी मैं ना इस वीडियो में आपके साथ ना जो शेयर करूँगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम हमारी कोई भी चीज़ हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है ना, हमारी बीमारियों से रिलेटेड होती है, तो वो वीडियोस आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं या आपका भाई बहन है या कोई भी है जो यहाँ कनाडा आता है और उसके पास ना विजिटर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा में इंश्योरेंस प्लस कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम, तो मैं ये 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना यार, आपको समझ में आएगी। प्लस जो कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है कनाडा में, उसको भी ये वीडियो शेयर जरूर करना। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको अगर कोई समस्या आती है तो आने से पहले ही आप उनको सचेत कर चुके हो, मतलब उनको अलर्ट कर चुके हो कि दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता, ये जो है ये चीज़ें आपके साथ ऐसी हो सकती हैं। तो चलिए दोस्त, इसमें क्या है ना, सबसे पहला सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल सिनेरियो। अभी कुछ दिन पहले जो है मैं सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में गया था। सरी मेमोरियल हॉस्पिटल जाने का जो कारण था वो आपको भी इस वीडियो में आगे पता लगेगा। यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है और यहाँ की जो एमरजेंसी वेटिंग टाइम है, जिसको बोला जाता है कि भैया 8-8 घंटे 9-9 घंटे की वेटिंग टाइम है, क्या वो सच है? तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आगे बढ़ती हैं चीज़ें, कैसे कैसे वो 9 घंटे का टाइम किस तरीके से डिवाइड होता है, और क्या अगर बहुत ही एमरजेंसी है, बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है, तो क्या आपको सच में 9 घंटे वेट करनी पड़ती है, क्या आपको 9 घंटे वेट कराया जाता है? दोस्त, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उस दिन मैं जब सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में गया था, टाइमिंग के साथ बताऊँगा। सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं एंटर हुआ था 6:45 शाम को। तो जब मैं वहाँ पे अंदर गया तो उन्होंने मेरी हार्ट बीट ली। मेरी हार्ट बीट जो है वो 162/132 थी, और जो मेरा जो कार्डियक रिदम है, जो मेरी दिल की धड़कन थी, वो 138 इरेगुलर थी उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे गया। तो वो लेडी मेरे को बोली कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको कोई हार्ट वगैरह की डिजीज़ है? मैंने कहा नहीं है, मेरे को तो फ़िलहाल मतलब ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, आप ना थोड़ा सा बैठो एक बार। उसने मेरे को साइड में बैठाया, पर्ची के ऊपर मेरी जो हार्ट की रीडिंग्स थी वो ले ली, मैं बैठ गया। इसके बाद एक पेशेंट गया था अंदर, उसके बाद उसने मेरे को बोला यू गो। तो उसके बाद मैं जब वहाँ गया हूँ तो उनको उनको जैसे ही मैंने ना, एक विंडोज़ है यहाँ पे, विंडो 1 2 3 करके हैं अंदर ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विंडोज़ हैं। तो उस विंडो में क्या हुआ कि जैसे मैंने उस विंडो में क्या होता है कि मैं जब जाता हूँ तो मैं उसको अपनी पर्ची पकड़ाई। पर्ची पकड़ाने के बाद उसने जैसे देखा ना उसके ऊपर, भाई इसकी हार्ट रेट इरेगुलर इतनी कैसे बढ़ी हुई, तो उन्होंने बोला जस्ट वेट। फटाफट उन्होंने एंट्री की और विद इन 3 मिनट्स उन्होंने मेरे को इमरजेंसी वार्ड में पीछे से अंदर लिया कि आप अंदर जाओ, बेड पे लेटो। बेड पे लेटने के बाद बोला आपका ईसीजी करेंगे अभी। उन्होंने फिर मेरा ईसीजी किया। बाई दैट टाइम मेरी जो हार्ट बीट जो है ना ऑटोमेटिकली डाउन हो गई थी। तो मेरी जो 138 इरेगुलर थी, वो बाय द टाइम मैं लेटा और जो है ना वो सब चीज़ें, मतलब दिमाग को मैंने थोड़ा सा शांत किया, तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो हार्ट की जो धक-धक करने की रिदम थी वो 122 पे आ गई। 122 पे आने की वजह से मेरी हार्ट बीपी थी, वो बीपी भी नीचे आया। लेकिन उन्होंने क्या है कि फिर भी मेरा ईसीजी लिया। ईसीजी लेने के बाद जब उनको लगा कि यार ये तो नीचे आ रही है, इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, तो उन्होंने बोला कि यू माइट बी हैविंग वाइट कोट सिंड्रोम। वाइट कोट सिंड्रोम का मतलब होता है कि अस्पताल में जाके आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएँ। होना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, लेकिन वो उसके पीछे कुछ और भी कारण थे, क्योंकि मैं मेंटली बहुत उसमें ये सोच रहा था कि भाई क्या समस्या क्या आ गई मेरे को, भाई मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि भाई मेरा अनकंट्रोलेबल मेरे जो पेन है वो रुक ही नहीं रहा है। इस वजह से शायद, क्योंकि आप ज़्यादा साइंस पढ़ लेते हैं ना, आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। वहाँ से उसके बाद उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, मेरे को बाहर बिठाया। हाँ दोस्त, उसके बाद शुरू होता है वेटिंग टाइम। वहाँ से जब मैं अब मेरे को वहाँ बैठे बैठे जैसे मैं 5:45 आया था, तो इन सब चीज़ों में 7:30 बज गए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह और ईसीजी वगैरह कराने में। उसके बाद 7:30 से लेके मेरा नंबर जब अंदर जाने का आता है तो वो आता है 10 बजे के आसपास। 10 बजे मैं अंदर जाता हूँ, तो क्या है ना लेवल्स हैं इसके अंदर, तो लेवल 1 पार करके लेवल 2 में गया। तो अंदर जाते हैं, अंदर भी एक वेटिंग एरिया है, वहाँ पे बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर आपका जो पर्ची होती है, जो आपका पूरा पेपर वगैरह वो फुल तैयार कर देते हैं बाय द टाइम यू गोज इनसाइड। तो फाइल ले जाके आप अंदर वाले काउंटर पे देते हो। तो वो अंदर ना सेक्शंस बना रखे हैं उन्होंने नर्सेस के लिए, जो उनको नर्स देखेंगी, डॉक्टर देखेंगी, या फिर अर्जेंटली जिनको देखना है, तो वो सब। उसमें क्या होता है, फिर बंदा जो है ना बाद में जब, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना
फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ से फिर 12:45 के आसपास मैं अंदर गया हूँ। अंदर जाते ही फिर डॉक्टर ने मेरे को देखा, देखने के बाद से बोला यार मेरे को समझ में तो मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी कोई बड़ी आपकी कोई समस्या है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको ना अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी रात के अंदर अल्ट्रासाउंड जो है ना वो इमरजेंसी के लिए है, और मुझे नहीं लगता कि ये फ़िलहाल इतनी ज़्यादा कोई इमरजेंसी है। आप ना कल आना भाई, आपको कल फ़ोन आएगा। अगर फ़ोन नहीं आता तो 2 दिन के बाद आप खुद फ़ोन करके पूछ लेना। भाई मैं घर चला गया, घर जाने के बाद जो है ना मेरे पास सुबह फ़ोन आता है, बिल्कुल सुबह सुबह मतलब उठते ही जैसे वो खुले होंगे तो 10:30 बजे के आसपास फ़ोन आया कि मिस्टर अंकित यू नीड टू कम फॉर द अल्ट्रासाउंड टुडे, विल व्हाट टाइम यू वांट टू कम। तो मैं कभी वट एवर इज़ कम्फर्टेबल टू यू। तो उन्होंने 3 बजे दोपहर में मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया, और 3 बजे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया, और अल्ट्रासाउंड होने के बाद वापस उन्होंने बोला कि आप जो है ना एमरजेंसी चले जाओ, वहाँ पर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। दोस्त मैंने सोचा कि इमरजेंसी अभी क्या जाऊँगा, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। मैं घर चला गया, फिर वापस मैं 6:45 बजे वहीं पे वापस गया। तो अब बात डिपेंड करती है अभी जो यहाँ पे अर्जेंट सिचुएशन है या इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, असली इमरजेंसी सिचुएशन, उनमें कितनी टाइम लगती है। एक लड़का आया था, स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व था, उन्हें मुंह पे उसके चोट लगी थी कुछ, तो वो उसने जबड़ा वड़ा यहाँ से ना इधर से कुछ क्रैक व्रैक आ गया होगा इसमें, तो उसको ना मतलब मुंह सूज गया था। तो आया तो उसने बोला कि मेरे को ऐसे मैं ऐसे बाहर था, वो हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। तो बोला मैं लड़ाई करके आया बाहर से। तो जोली टाइप का बच्चा था, वो नया यंगस्टर था, टीनेजर था। तो उसको फिर उन्होंने क्या किया, फटाक से अंदर लेके गई, एक्सरे किया विद इन लाइक दे डिडंट इवन वेस्टेड 15-20 मिनट्स। वो उसके अंदर उसको जो है ले जाके उसका एक्सरे करा के वापस आया। तो इसमें क्या ना फिर मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह हुई, तो वो कुछ निकला नहीं उसमें, नॉर्मल निकला। उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह दी मेरे को। एंटीबायोटिक देने के बाद आराम तो आधा हुआ आधा नहीं हुआ तो हो जाएगा समय के साथ साथ। लेकिन कहने का ये मतलब है कि हाँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में यहाँ वेटिंग होती है, लेकिन इस वेटिंग में ना यार ये नहीं है कि बिकॉज हम लोग जिस मेडिकल सिस्टम के साथ डील करके आए हैं उसमें क्या होता है कि उसमें ना पैसे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अस्पताल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको देख देगा, बस ये इतना गेम होता है। लेकिन हाँ, नो डाउट यहाँ पे बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ पीपल एंड लेस नंबर ऑफ डॉक्टर, थोड़ी सी हेल्थ केयर कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना मतलब वो हो गया कि वेटिंग टाइम्स बढ़ गए। पहले इतनी वेटिंग टाइम्स नहीं थी। इसकी वजह से ना जो यहाँ के जो आप लोकल बंदे भी हैं उनको भी काफ़ी समस्या होती है, और वो भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं कि भी बंदे ज़्यादा हो गए और हमको जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी अच्छी अब नहीं मिल पाती है। ये तो होगी इमरजेंसी डिपार्टमेंट की वेटिंग की बात, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो। अब दूसरा जो था, जो विजिटर वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ क्या, मेरे पता है क्या होता है। मैं आपको ना एक सिनेरियो बताता हूँ अभी क्या हुआ। एक ब्रैम्पटन में एक टोरंटो साइड में ना वहाँ पे एक अंकल आए उनको थोड़ी सी ना माइनर एलिमेंट सी हुई, चक्कर आए, और वो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल गए तो वो उन्होंने $100,000 यानी $1,00,000 का जो उनका इंश्योरेंस था, वो इंश्योरेंस अमाउंट उन्होंने नॉर्मल इंश्योरेंस वो करा के आए थे। अब हुआ क्या कि वो जब वहाँ पे गए तो वो $1,000 तो यार यहाँ पे अस्पताल में अगर आप जमा हो गए ना और आपके पास एमएसपी वगैरह नहीं है, या फिर आपका जो इंश्योरेंस है वो यहाँ जैसे यहाँ के लोगों के लिए होता है वो नहीं है, तो यहाँ का बिल बहुत ज़्यादा होता है। अभी $3.5 लाख का उनका जो बिल है वो अभी आया हुआ है। और वो जो है ना बच्ची, मैंने उसका देखा था, वो गो फंड मी पेज जो होता है, गो फंड मी पेज, उस पर जब मैंने देखा था कि भाई वो उनकी बेटी जो है वो उनके लिए फ़ंड्स के लिए कह रही थी कि मेरे फादर की मेरे को बिल पे करना है, तो प्लीज़ आप मेरे को इसमें फ़ंड्स दीजिए। यार देखो ऐसा होता है कि अगर ये ना हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो ये बड़ा ट्रेजिक सिचुएशन हो जाती है यार। मतलब आप जब भी इंडिया से आओ तो ये कोशिश करना कि यार आप ना वहाँ से इंश्योरेंस लेके आ जाओ, या फिर यहाँ अगर आपका कोई जानकार है तो उससे इंश्योरेंस यहाँ पे करवा लेना। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि चलो ये तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि भी उनको ना जो बिल आया है वो इतने हाई अमाउंट का आया है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना कई बार इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। यार अगर इंश्योरेंस नहीं कराओगे ना और अगर कुछ हो गया, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि ना एक बंदे ने इंश्योरेंस की जैसे जो अमाउंट होती है ना एक्स्ट्रा, वो नहीं दे पाया वो, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको फिर वो देनी तो पड़ेगी, वो फिर आपकी ना उसकी किस्तें वगैरह बन जाती हैं। क्योंकि पता है कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हो ना और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे डॉक्टर को मिलने की फ़ीस ही $500 के आसपास पड़ जाती है। अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट से जैसे दांत वांत में कुछ हो गया तो उसको दिखाना हो तो उसमें फिर फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नॉर्मल भी डॉक्टर को अगर दिखाना हो, कुछ दवाई वगैरह आपको लिखानी पड़गी ना, तो वो यार वही है $300-400 आपका ना लग ही जाएगा। और मान लो कि उसके अंदर भी फिर आपको वो बोल देता है कि भाई जाके ना टेस्ट वगैरह कराओ या अल्ट्रासाउंड कराओ। तो उसमें पता है क्या करने का, उसमें ये करना है कि भैया आप अपनी टिकट करा लो और वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर इलाज कराओगे तो इलाज काफ़ी महंगा पड़ जाता है। वो तो यार देखो आप लोग भी बाकी इसमें समझदार हो, लेकिन
चलता है एटीट्यूड के साथ ना, वो मत करना कि यार कटे देखी जाएगी कोई बात नहीं, हो जाता है, निकल जाता है, चल जाता है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए जब भी कोई भी डिसीजन लेना हो, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, तो इधर के देशों में ना खासकर ये है कि यार अपना ना सेफ्टी फर्स्ट वाले नोशन के साथ चलना। बाकी भैया सभी समझदार हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए हो तो मेरी वीडियोस देखते रहो और मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। बहुत सारे प्यार सबको, लव यू मेरे दोस्त।